दिल्ली में चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी AIMIMM। और आपको बता दें कि दिल्ली दंगों के आरोपी जो ताहिर हुसैन है, इसे उम्मीदवार बनाया गया है। AIMIM ने दिल्ली के मुस्तफाबाद से प्रत्याशी बनाया है। ओवैसी से ताहिर हुसैन के परिवार ने दरअसल मुलाकात भी की। दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद है ताहिर हुसैन और अब टिकट दिया गया है। ये फैसला चौंकाता है। ताहिर हुसैन का परिवार भी असदुद्दीन ओवैसी से मिला और अब ये जानकारी मिल रही है कि ताहिर हुसैन को टिकट दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र भाटी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये एक बड़ा फैसला है, एक तो दिल्ली चुनावों में आने का AIMIM का, लेकिन ओवैसी के परिवार से ताहिर हुसैन का परिवार मिला और अब खबर है कि टिकट दिया गया है। बिल्कुल, देखिए खुद ओवैसी ने इस बात का ऐलान किया है कि उन्होंने उनको उम्मीदवार बनाया ताहिर हुसैन को। लेकिन ताहिर हुसैन की उम्मीदवारी के साथ दिल्ली वालों के सामने वो जख्मी हारे हो जाएंगे। जो देखा था फरवरी 2020 में जब CA के खिलाफ जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा था, हिंसा हुई थी, 50 से ज्यादा लोग उसमें मारे भी गए थे। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को तो पार्षद हुआ करते थे, लेकिन जब उनका दंगों में नाम है तो पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया, उनको बाहर कर दिया। अब ताहिर हुसैन जो कि जेल में बंद है, वो चुनाव लड़ना चाहता था, हालांकि आम आदमी पार्टी ने उनको तो इसी से इनकार कर दिया। तो ऐसे में AIMIM ने उन पर दाव लगाया और औपचारिक रूप से उनकी घोषणा कर दी है कि वो उनके उम्मीदवार होंगे। और देखिए, जो दंगा मामला था उसमें ताहिर हुसैन की बड़ी भूमिका की बात की गई थी, जिसके पीछे एक बड़ी साजिश की बात थी और उन्हें मुख्य साजिशकर्ता भी कहा गया था। तो ऐसे में AIMIM ने यहाँ पर अब दाव खेला है और उनका परिवार उनसे मिला है। कुछ देर पहले एक तस्वीर भी सामने आई है, वो भी चीजें भारतवर्ष दिखा रहा है कि इस तरीके से जो परिवार जो है वो मिला है, क्योंकि ताहिर हुसैन भी जेल में है। और इस ना सिर्फ उनको ज्वाइनिंग की है AIMIM, और साथ में उनको उम्मीदवार भी घोषित यहाँ पर कर दिया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीदवार भी घोषित कर दिया गया है, एक बड़ा फैसला, लेकिन ये फैसला विपक्ष के निशाने पर हो सकता है। कई सवाल खड़े हो सकते हैं। ताहिर हुसैन जो कि दंगे के आरोपी रहे, जेल में बंद, लेकिन अब उन्हें टिकट देने का फैसला लिया गया। आगे बढ़ते हैं। अडानी के मुद्दे पर आज भी संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। लोकसभा में विपक्षी सांसदों का हंगामा। अडानी के मुद्दे पर विपक्ष की चर्चा की मांग सामने आई है, लेकिन जबरदस्त हंगामेदार कार्यवाही आज की भी रही। जितनी भी देर लोकसभा या राज्यसभा में कार्यवाही शुरू हुई और शुरू होते से ही हंगामा शुरू हो गया। चर्चा की मांग की जा रही है अडानी के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से, लेकिन संसद के बाहर भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है विपक्षी नेताओं की ओर से। भारत की संप्रभुता पर प्रश्न तो उठाती है, लेकिन साथ ही साथ वो जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट की एंटिटी के रूप में मानती है। और ऐसी संस्थाओं से जुड़ा होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्थाओं के साथ संलिप्त होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्था को कोर्ट चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा, यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इसकी फंडिंग, इसको आर्थिक रूप से मदद देने का काम यह जॉर्ज सोरोस कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है। दूसरी बात, दुनिया ने कभी भी उस देश को माफ नहीं किया है जिसने बाहरी शक्तियों ने जो देश की संप्रभुता पर आघात किया है उसको बर्दाश्त किया है, और जिन्होंने बर्दाश्त किया है उन्होंने भुगता है, देश में भुगता है। और हम जवाबदेह हैं। वी आर आंसरेबल टू द कॉमन मैन। आम आदमी, गांव गरीब का व्यक्ति, वो हमसे पूछ रहा है कि ऐसी स्थिति में देश की सुरक्षा के लिए हम खड़े हैं कि नहीं हैं। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, जो भारत की आर्थिक जगत में सफलता मिली है, आज हम 11वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और हम बहुत जल्द ये तमाम षड्यंत्रकारियों के बावजूद भी हम तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने वाले हैं।
स्थिति में जो लोग इसको रोकने का षड्यंत्र कर रहे हैं, दुनिया हमसे पूछ रही है कि कैसे ये हो पाया है। मैं कहना चाहता हूं, हमारे लोग उद्वेलित हैं, चिंतित हैं और हमारी जवाबदेही है कि इसका जवाब हम साधारण लोगों को दे सकें और देश मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित होकर के आगे बढ़ेगा। इस बात को हम कहना चाहते हैं। श्री प्रमोद तिवारी। यस माननीय सभापति जी, मुझे पूरा विश्वास है कि व्यवधान में जैसे आपने उनको सुना है, मुझे भी आप मौका देंगे। जो कुछ भी नड्डा साहब ने कहा है पूरी तरह गलत, बेबुनियाद, सतही, घटिया आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूं। दूसरा, मैं स्पष्ट कर दूं कि जैसे वो कह रहे हैं उन पे आधार नहीं, हमारे पास आधार है। एक न्यायालय ने संज्ञान लिया है 23,000 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया गया है, इनके अधिकारियों को दिया गया है। अडानी मुद्दे पर आप चर्चा कराइए, हम अपनी बात रखेंगे और सरकार को पूरा मौका मिलेगा। इन्होंने 23,000, अडानी ने 23,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार को दिया है, ये मेरा निश्चित आरोप है। मैं साफ कर देना चाहता हूँ, मैं साफ कर देना चाहता हूँ। Excuse me. Raman, my mic is off. Sir. Rule 238(2), sir. Remember while speaking. 238(2), sir. यस Remember while speaking shall not make a personal charge against a member. Sir, the leader of the house is a very senior leader, very seasoned leader, and he is very experienced. He mentioned the name of the leader of the opposition in the other house, in this house, sir. So that cannot be. It is pointed to one member, maybe any house. He is a member of that parliament, and here that cannot be, sir, as per the rules. Kindly explain what all have been mentioned about an individual, sir. Honorable members, Honorable Tiruchi Siva. Sir, I have mentioned the name of the office, not any particular name of the person. Honorable members, the point of order raised by Sri Tiruchi Siva is an important point of order. I reserve my ruling and will give it earliest. It will help us go a long way. I reserve my ruling on this point of order. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Wednesday. तो राज्यसभा से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, सभापति ने एक बार फिर से एडजर्न कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ विपक्ष अडानी के मुद्दे पर चर्चा चाहता है, तो दूसरी तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस के बीच में रिश्ता क्या है, ये बताए कांग्रेस। और बीजेपी ने आरोप लगाए हैं, पलटवार किया है कांग्रेस ने, लेकिन संसद में लगातार हंगामा बना हुआ है। स्थगित कर दी गई है राज्यसभा की कार्यवाही। कल तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। हंगामेदार स्थिति रही, सांसद जैसे ही बोल रहे थे, किसी को बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है इस हंगामे के बीच में। और संसद में हंगामे को लेकर स्पीकर की नसीहत भी सामने आई है। सभी दल संसद की गरिमा मर्यादा बनाए रखें, ये स्पीकर का कहना है। सहमति असहमति लोकतंत्र की परंपरा है, ये होगी ही। लोकसभा स्पीकर की ओर से कहा गया कि सदन की परंपराओं का पालन किया जाना जरूरी है। संसद को सुचारू रूप से चलाने के प्रयास करें सभी। संसद परिसर में अशोभनीय प्रदर्शन हो रहा है, ये लोकसभा स्पीकर की ओर से कहा गया। माननीय सदस्यगण, संसद एक पवित्र स्थल है और इस भवन की
एक उच्च गरिमा, प्रतिष्ठा, मर्यादा है और इसी भवन में हमने आज़ादी भी प्राप्त की है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। संसद में देश की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की परंपरा रही है, जो संविधान बनते समय भी हमने अभिव्यक्ति की है। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि हमें गरिमा रखनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं संसद परिसर में जिस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिस प्रकार के नारे, पोस्टर, मुक्तों का प्रयोग किया जा रहा है, वह सिर्फ न अशोभनीय है। और इस बीच अडानी के मुद्दे पर संसद के शीतकालीन सत्र से ही लगातार विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। 3 अलग अलग दिनों की 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे विपक्ष अडानी के मुद्दे पर लगातार सरकार पर हमलावर है। पहली तस्वीर 5 दिसंबर की है। 5 दिसंबर के दिन विपक्ष के सांसदों ने टी-शर्ट पहनकर प्रदर्शन किया। दूसरी तस्वीर 6 दिसंबर की है। इस दिन संसद परिसर में काले मास्क लगाकर विपक्ष के नेताओं ने प्रदर्शन किया। फिर तीसरी तस्वीर देखिए जो 10 दिसंबर की है। आज काले बैग के साथ विपक्ष के नेताओं ने इस तरह विरोध जताया है। और कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी का बयान भी आ गया है। सरकार चर्चा नहीं चाहती है, ये प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया। विपक्ष चर्चा चाहता है, प्रियंका गांधी की ओर से कहा गया। हर रोज यही है हमारी कोशिश, लेकिन किसी वजह से सरकार नहीं चाह रही। हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बाहर कर रहे हैं। हमने काम करके अंदर जा रहे हैं। रोज हम कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते। और आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। आनंद, फिर रोड़ा या अड़चन कहां आ रही है? क्योंकि सरकार भी कह रही है कि विपक्ष नहीं चाहता चर्चा आगे बढ़े, हंगामेदार लगातार स्थिति बनी हुई। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि हम तो चर्चा चाहते हैं, सरकार कराना नहीं चाहती। तो ये जो गतिरोध है ये कब थमेगा? देखिए, गतिरोध जो है वो दोनों तरफ से ही बना हुआ है। संसद चलाने की जिम्मेदारी अगर सत्ता पक्ष की होती है तो विपक्ष की भी होती है। जहां सत्ता पक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का और कांग्रेस को हम जॉर्ज सोरोस से जोड़ दें, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी हो, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को अडानी से जोड़ने पर तुला हुआ है। और यही वजह है कि जब से संसद का सत्र शुरू हुआ है, लगातार अडानी के मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है राहुल गांधी की अगुवाई में अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन कर रहा है। किस दिन मास्क पहन के आ रहे हैं, किस दिन आज झोला लेकर आ गए, एक दिन जैकेट पहन के आ गए। तो बेसिकली उनकी कोशिश ये है, ये बताने की कोशिश है कि जो लगातार जो अडानी की कंपनी को लगातार जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं उसके ऊपर कहीं न कहीं सरकार का हाथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है। और ताज़ा हवाला जो यूएस कोर्ट में हुआ उसका दिया जा रहा है। दरअसल अडानी जो है वो बीजेपी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो कमजोर नस है, उसको बार बार दबाने की कोशिश की जा रही है, उसको बार बार हिट करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस तरफ से। और उसी के जवाब में जॉर्ज सोरोस का मुद्दा लगातार बीजेपी उठा रही है, दोनों सदनों में उठाया गया, संसद के बाहर भी उठाएगा। और आरोप ये लगाया कि जॉर्ज सोरोस वो शख्स है जो लोकतांत्रिक देश होते हैं उनकी अर्थव्यवस्था को वो गिराने की कोशिश करता है, उसको अस्थिर करने की कोशिश करता है, अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश करता है। और हवाला ये दिया जा रहा है कि सोनिया गांधी जिस संस्था की सदस्य रह चुकी है, को चेयर रह चुकी है, उसका कश्मीर, वो संस्था जो है कश्मीर को अलग करने की मांग करती रही है, उसकी भी फंडिंग जॉर्ज सोरोस से होती है। राहुल गांधी लगातार जॉर्ज सोरोस से के संबंधी जो संस्था उसके लोगों से मिलते रहते, भारत यात्रा में उनके संस्था जुड़े हुए लोग शामिल हुए थे। तो कोशिश दोनों तरफ की यही है कि कौन इस शह और मात के खेल में दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है। और लेकिन उसमें जो संसद का जो सत्र है, जो समय है, वो बर्बाद हो रहा है। राज्यसभा के सभापति ने कल शाम को बैठक बुलाई थी, आज सुबह भी उन्होंने बैठक बुलाई, लेकिन कोई बीच का रास्ता नहीं निकला। उस बैठक में भी जहां विपक्ष बार बार ये कह रहा था कि हम अडानी पर चर्चा चाहते हैं, तो इस सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कहा गया कि हम जॉर्ज सोरोस पर चर्चा चाहते हैं। यानी कि दोनों ही पक्ष ऐसा लगता है कि फिलहाल चर्चा के मूड में नहीं है। संसद का गतिरोध जो चल रहा है, दोनों ही पक्षों को ऐसा लगता है कि अभी संसद का जो गतिरोध चल रहा है उसको दोनों ही पक्ष ऐसा लगता है कि सुलझाने के पक्ष में नहीं है। बिल्कुल, और बीच का रास्ता कोई निकल नहीं रहा है। समय जो है संसद का वो बर्बाद हो रहा है। स्पीकर ने एक बार फिर से नसीहत भी दे दी है कि समय नहीं बर्बाद होना चाहिए और मर्यादा में रहना चाहिए सांसदों को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आनंद प्रकाश पांडे जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी खबर, आज केजरीवाल और शरद पवार की मुलाकात होने वाली है और इंडिया गठबंधन को लेकर चर्चा संभव है। ममता बनर्जी को कमान सौंपने पर चर्चा की जा सकती है अरविंद केजरीवाल और शरद पवार की ओर से।
ये महत्वपूर्ण मुलाकात है। इससे पहले आपने देखा ही होगा जो तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स हैं या नेता हैं वो ममता बनर्जी को लेकर एक बयान दे चुके हैं। ममता बनर्जी खुद भी कह चुकी हैं कि अगर उन्हें अगुवाई करने का मौका मिला इंडिया गठबंधन का तो वो करेंगी, लेकिन अगर उनको कमान मिलती है इस पर मुलाकात पर चर्चा हो सकती है। जितेंद्र भाटी और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, ये मुलाकात कब होनी है, क्या प्रमुख बिंदु होंगे इस मुलाकात के? बिल्कुल, देखिए जो आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष सूत्र हैं उनसे हमें पता लगा है कि शरद पवार केजरीवाल के बीच यह बैठक जो बिंदु पूछे वो दो है। पहली बात ये, दिल्ली के अंदर जो इंडिया चुनाव क्या उसकी भूमिका रह सकती है, जबकि देखिए ये भी है कि दो घटक दल है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही किसी के खिलाफ कई चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा ममता बनर्जी को क्या इंडिया गठबंधन की कमान सौंपी है तो राजकुमारी करेंगे। आपको याद होगा कि जब कन्वीनर की बात चली थी, नीतीश कुमार के नाम की चर्चा हुई थी, तो वहां पर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने एक सीट में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया गया। तो अब ऐसे में जो तरीके ममता बनर्जी अपनी इच्छा जाहिर भी कर चुकी हैं, तो इसमें अरविंद केजरीवाल बैक करेंगे, ये हमें सूत्रों के हवाले से पता मिली है। इसी पर मोहर लगाने के लिए शरद पवार से मुलाकात करें, शाम को मुलाकात होगी, इस बात पर चर्चा होगी क्या इंडिया गठबंधन की कमान अब ममता बनर्जी के हाथ में सौंप दी जाए। तो बड़ी अहम बैठक है, शाम को इसकी बात बिल्कुल जितेंद्र, इस बैठक पर नजर रहेगी। फिलहाल आपका धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। बैठक की जब मुलाकात होगी उसके बाद क्या बात होती है इस पर नजर आएगी। फिलहाल एक बार फिर से रुख करते हैं लोकसभा की कार्यवाही का। एक बार फिर हंगामा हो रहा है। आप लोग सदन नहीं चलाना चाहते। सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 11 दिसंबर 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो सदन चलने नहीं दिया जा रहा है। लोकसभा की कार्यवाही भी कल तक के लिए 11 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर संसद कब चलेगी, जो संसद का जो सामान्य कामकाज होता है वो कब आगे बढ़ेगा। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और इससे पहले राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया 11 दिसंबर तक। अब लोकसभा की कार्यवाही को भी सेशन को स्थगित कर दिया गया है। विपक्षी सांसदों का हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं वो भी हंगामा कर रहे हैं, लेकिन सदन चल नहीं पा रहा है। और एक और बड़ी खबर जो हम आपको बता दें, ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान देने की मांग के बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कह दिया है कि दीदी को ले आना चाहिए। कल्याण बनर्जी की ओर से कहा गया अपना ईगो किनारे रखे कांग्रेस, ये कहा गया कल्याण बनर्जी की ओर से। कांग्रेस में कोई ऐसा लीडर है ही नहीं जो नेतृत्व कर सके। कल्याण बनर्जी की ओर से बहुत बड़ी बात कही गई है। दीदी को ले आना चाहिए। कांग्रेस उनको जो ईगो है ईगो को हटाना चाहिए। ममता दी को ले आएंगे लीडरशिप में, उसमें अच्छा ही होगा। देश में कोई लीडर नहीं है, कोई लीडर नहीं है जो ममता दी का जो पास्ट हिस्ट्री है लड़ाई करने के लिए उसका नजदीक भी आए। तो लगातार कई दिनों से ये सवाल पूछा जा रहा है, क्या ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान मिलेगी? किसने क्या कुछ कहा है आइए आपको बताते हैं। कांग्रेस के विरोध का मतलब नहीं ममता को मिले कमान। और देखिए गठबंधन का जो आरजेडी का कहना है वो ये था, गठबंधन का अहम हिस्सा बने ममता बनर्जी। जो शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट है वो ये कह रहा है हम पूरी तरह ममता बनर्जी के साथ हैं। समाजवादी पार्टी ये कह रही है लीडरशिप नहीं कर पा रही है कांग्रेस। कल्याण बनर्जी सांसद, उनको आपने सुना भी, तृणमूल कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। जो सीपीआई के नेता हैं डी राजा वो ये कह रहे हैं। तो अलग अलग नेता ये बयान दे रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को कमान मिलनी चाहिए या फिर इस बात के लिए समर्थन कर रहे हैं। ममता बनर्जी के समर्थन में अब लालू यादव भी आ गए हैं। एक और बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन में नेतृत्व के लिए लालू यादव का समर्थन सामने आया है। ममता बनर्जी को इंडिया का नेतृत्व मिलना चाहिए, ये लालू यादव की ओर से कहा गया। कांग्रेस की आपत्ति का कोई मतलब है ही नहीं। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को दो। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को दो। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को दो।
लालू यादव को आपने सुना, उन्होंने कहा कांग्रेस के विरोध जताने से कुछ नहीं होगा, ममता को कमान मिलनी चाहिए। और इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर हो रहे बयानबाजी के बीच बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं। सर, तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने इस बात की शुरुआत की थी, कल्याण बनर्जी ने। अब लालू यादव जैसे बड़े नेता भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से इंडिया गठबंधन का नेतृत्व अलग करके ममता बनर्जी को ये जिम्मेदारी दी। देखो, इसका मुख्य कारण ये है कि परिवार के पप्पू प्ले पाठशाला की पाखंडी पाठ्यक्रम की प्रक्रिया में लगे हुए हैं और परिक्रमा में लगे हुए हैं। जब परिवार का पप्पू प्ले स्कूल की पाखंडी पाठ्यक्रम की परिक्रमा में लगा हो तो जो उनके इंडिया ब्लॉक के जो साथी हैं वो इंडिया ब्लॉक को फॉलो करने के बजाय ब्लॉक करने में ज़्यादा लगे हुए हैं। क्योंकि ये जब कांग्रेस पार्टी और इसी पाखंडी प्ले पाठशाला के जो परिक्रमा करने वाले पप्पू साहब हैं, जब विपक्ष सरकार में थे तो हर दिन जो है वो हिट विकेट हुआ करते थे। अब जब विपक्ष में आ गए तो हर दिन जो है वो नो बॉल का रिकॉर्ड बनाने में लगे हुए हैं। जो चाहे हिट विकेट रहा हो चाहे नो बॉल, वो इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी का बंटाधार करने के लिए सफिशिएंट है। आज अरविंद केजरीवाल भी मिलने वाले हैं शरद पवार से इसी मसले पर। आपको लगता है कि एक बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है? इंडिया ब्लॉक जो बनाया गया था एनडीए के खिलाफ, वो खुद अस्तित्व के संकट में? ये कुछ नहीं है, सूत न कपास आपस में लट्ठम लट्ठा। इनको भी अच्छी तरह मालूम है कि आने वाले कई दशकों तक दिल्ली के सत्ता के शीर्ष पर कोई भी वैकेंसी नहीं है। इसलिए जो है वो भागते भूत की लंगोटी सही सत्ता के शीर्ष पे तो पहुंच नहीं पाएंगे। जो ये इनका बचा खुचा इंडिया गठबंधन कहते हैं वो है तो उसके ही शीर्ष पे पहुंच जाए। और एक और बड़ी खबर एनडीए से मिल रही है। दिल्ली में बिहार एनडीए सांसदों का डिनर है। जेडीयू अध्यक्ष संजय जहा के घर पर डिनर और गृह मंत्री अमित शाह भी इस डिनर में शामिल होंगे। बिहार एनडीए में बेहतर समन्वय पर चर्चा होगी डिनर के दरमियान। ये एक बड़ी राजनीतिक घटना होगी। डिनर के बहाने कई बड़े मुद्दों पर चर्चा भी होगी। बिहार के जो एनडीए के सांसद हैं, डिनर है जिसमें बताया जा रहा है कि अमित शाह भी शामिल होंगे। आनंद और ज्यादा जानकारी हमें दे रहे हैं आनंद प्रकाश पांडे। आनंद, क्या खबर मिल रही है इस डिनर से जुड़ी हुई? देखिए, अगले साल बिहार में चुनाव होना है और ऐसे में उस चुनाव से पहले जो एनडीए है, एनडीए में समन्वय बना रहा है, उसके तहत ये डिनर डिप्लोमेसी की जा रही है। पिछले सेशन में जो बीजेपी के सांसद हैं विवेक ठाकुर, उनके यहाँ सभी एनडीए के सांसदों का डिनर हुआ था जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी गए थे। और उस बैठक में चर्चा हुई थी कि कैसे एनडीए को एकजुट रखा जाए और साथ ही साथ कैसे अगली बार फिर से चुनाव में सरकार बनाई जाए। और उसी कड़ी में पिछली बार बीजेपी के सांसद के यहाँ डिनर था। आज जो डिनर है वो शाम को 7 बजे जेडीयू के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं और सांसद भी हैं संजय कुमार झा, उनके यहाँ ये डिनर रखा गया शाम को 7 बजे, जिसमें बिहार से आने वाले सभी एनडीए के सांसद मौजूद रहेंगे और वो डिनर पर सभी इकट्ठे होंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी उसमें शामिल होंगे। मकसद वही है कि कैसे एनडीए में बेहतर समन्वय बना रहे, कहीं से भी कोई ऐसी खबर ना आए कि एनडीए में किसी भी तरह की कोई मनमुटाव है या किसी भी तरह का कोई विवाद है। और उसी के तहत आज के इस डिनर में गृह मंत्री अमित शाह जो है एनडीए के जो सांसद रहेंगे उनको संबोधित भी करेंगे और उनको ये भी बताएंगे कि कैसे अगले साल जो बिहार के चुनाव होने उसमें कैसे किस तरह से एकजुट होकर समन्वय के साथ जाना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद पांडे। तो अगले साल 2025 का साल बहुत महत्वपूर्ण है जब बिहार विधानसभा चुनाव है और ऐसे में समन्वय स्थापित करने के लिए बिहार एनडीए के नेता आपस में मिलेंगे डिनर पर और चर्चा होगी, मंथन होगी राजनीतिक स्तर पर। आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार पर लालू यादव ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। नीतीश के महिला संवाद यात्रा पर बोले हैं लालू यादव। लालू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार आंख सेकने जा रहे हैं। 15 दिसंबर से नीतीश शुरू करने वाले यात्रा। लालू यादव के बयान पर बीजेपी जेडीयू ने एक साथ हमला बोला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा जा रहे हैं तो नैन सेकने जा रहे हैं। 25 में बोल रहे हैं सरकार फिर से बना रहे हैं लालू जी। हाँ, बनाएंगे हम लोग। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आंख सेके ना अपना, जा रहे हैं आंख सेक। तो लालू यादव को आपने सुना। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के इस बयान के बाद बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। लालू पर एक साथ जेडीयू और बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस को अपनी आंख दिखाइए, नीतीश कुमार जी की ओर आंख दिखाने का हिम्मत आपने कैसे कर दिया? सच तो यह है कि होटवार जेल में आपकी
आपका शरीर कैद था, लेकिन आपका बुद्धि चरवाहा विद्यालय में कैद हो गया। लालू प्रसाद जी का बयान अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला से संवाद करने जा रहे हैं और जिस तरह का शब्दों का प्रयोग लालू प्रसाद जी ने किया, ये बड़ा ही चिंता का विषय है कि पहले तो हम लोग ये समझते थे कि वो शारीरिक रूप से बीमार है, वो मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, उनको अब कोइलवर में इलाज कराने की आवश्यकता है। और अब बात कर लेते हैं बर्बर बांग्लादेश की। जी हां, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है, जनता लामबंद है। भारत के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। हिंदू संगठनों का बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली से कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो आवाज बुलंद की जा रही है। देखिए, लोगों के हाथ में तख्तियां हैं, इंसाफ की मांग की जा रही है। जो वहां पर हिंदू रह रहे हैं उनके साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, उनके लिए आवाज उठाई जा रही है। मांग की जा रही है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। बांग्लादेश का जो ये रवैया है वो रुकना चाहिए। एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है दिल्ली में भी, कोलकाता में भी। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक कई शहरों में इस तरह बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हिंदुओं के समर्थन में आवाज बुलंद हो रही है, हर तरफ से आवाज बुलंद हो रही है। ये देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक अहमदाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, बांग्लादेश अहमदाबाद की देखिए तस्वीरें। लोगों के हाथ में तख्तियां हैं। किस तरह माइनॉरिटीज को सेव करने की बात कही जा रही है इन तख्तियों में। हमारे साथ अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विवेक शर्मा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, सुमंत कुमार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मोहित मल्होत्रा हमारे साथ पंचकुला से जुड़ रहे हैं। विवेक, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ, क्या हालात बने हुए हैं? क्योंकि लोगों के हाथ में जो तख्तियां हैं वो न्याय की मांग उठा रहे हैं। हिंदुओं के समर्थन में एक बड़ी आवाज बुलंद हो रही है। देखिए, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आज दिल्ली सिविल सोसाइटी ने एक मार्च का आह्वान किया है। 3 मूर्ति गोल चक्कर पर ये लोग इकट्ठे हुए थे और इनको बांग्लादेश एम्बेसी तक जाना था, जहां पर ये लोग विरोध प्रदर्शन जताते, लेकिन रास्ते में इन्हें रोका गया है। और चाणक्यपुरी थाने के ठीक सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि काफी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। अलग अलग धर्म के दिल्ली के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ पर काफी तादाद में आए हैं और यहाँ पर बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ ये लोग अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे लोगों से बातचीत करेंगे। कहां से आए आप? मैं विकासपुरी से आया हूँ जी। ये जो विरोध जता रहे हैं ये किसके लिए विरोध जता रहे हैं? बांग्लादेश के लिए या कुछ और वजह? बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के लिए हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध जता रहे हैं। और माननीय, आप किसको संदेश देना चाहते हैं, भारत सरकार को या फिर आप बांग्लादेश सरकार को? ये विरोध से कुछ नहीं, ये विरोध हमारी आवाज है। अभी आवाज है क्योंकि हिंदू नर्म है, हिंदू गर्म नहीं है। अब आप समझ लीजिए, जितने बांग्लादेशी हैं कान के अंदर सुन ले, हमारी आवाज को खाली आवाज न समझे। अब बांग्लादेशी हिंदुस्तान में कटेंगे। एक और लोग मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। ये जो आप यहाँ पे मार्च निकालने का आह्वान किया था, ये किसको संदेश देना चाहते हैं आप भारत सरकार को संदेश देना चाहते हैं इस मार्च से या फिर बांग्लादेश सरकार को? मैं भारत सरकार को भी संदेश देना चाहता हूँ और बांग्लादेश सरकार को भी संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि भारत सरकार भी अभी नरम होकर चल रही है। हमारे हिंदू वहाँ पे मर रहे हैं, कट रहे हैं। और बांग्लादेश सरकार को ये कहना चाहता हूँ, जब उनकी पीएम वहाँ की रही पीएम शेख हसीना हमारे यहाँ पे सुरक्षित थी, तो हमारे आदमी वहाँ पे सुरक्षित क्यों, हमारे भाई क्यों नहीं सुरक्षित है? और भारत सरकार को मैं कहना चाहूंगा कि हमें लड़ना पड़ेगा और सर टाइम नहीं देख रही, कल लड़ेंगे, परसों, आज ही और अभी लड़ना पड़ेगा। अभी जवाब देना पड़ेगा बांग्लादेशियों को, अभी उनको बताना पड़ेगा। भारत सरकार इस मुद्दे में दबाव नहीं बना पा रही है, आपको ये लगता है? मेरे को ऐसा लगता है कि भारत सरकार अभी दबाव नहीं बना पा रही है। अगर भारत सरकार दबाव बना पा रही होती तो रोज रोज वहाँ पे हिंदू ना कट रहे होते हैं। तो जनता में आक्रोश है, जैसा कि विवेक बातचीत कर रहे हैं, वो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं बांग्लादेश की सरकार को, जो अंतरिम सरकार है। मोहित मल्होत्रा पंचकुला से हमारे साथ हैं। मोहित, आवाज बुलंद हो रही है कि एक्शन अभी होना चाहिए, बांग्लादेश को जवाब दिया जाना चाहिए भारत की ओर से। आप जहां पर मौजूद हैं वहां लोग क्या कह रहे हैं? भारत माता की जय। देखिए, पंचकुला में एक बड़ा प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया था बांग्लादेश सरकार के खिलाफ और अलग अलग हिंदू संगठनों से जुड़े जो आम लोग हैं और हिंदू कार्यकर्ता हैं वो इस मार्च में जुटे थे। आप ये बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं? भारत सरकार क्या और दबाव बनाए या बांग्लादेश सरकार से आपकी नाराजगी है? किस मुद्दे को लेकर आप सड़कों पर हैं?
हमारी एक ही बात की नाराज़गी है कि हमारा हिंदू भाई वहाँ पे बचना चाहिए, किसी भी हालत में मरना नहीं चाहिए। और हम तो इनके लिए एक ही बात बोलते हैं, एक सूरत ऐसी हो बिल्कुल बांग्लादेशी जैसी हो, हमारा चाहे कुछ भी हो पर इनकी ऐसी तैसी हो। और एक और कह दूं मैं, अब तो नगाड़ा बज ही गया है, सरहद पर हर भेस का, नक्शे पे से नाम मिटा देंगे पापी बांग्लादेश का। भारत माता की। भारत सरकार से क्या और भी चाहते हैं दबाव बनाए बांग्लादेश सरकार पर, सख्त कार्रवाई करें? हमारी जो भारतीय सरकार है, भारत की सरकार है, वो जरूर दबाव बनाओ, लेकिन उससे पहले हिंदुओं को सभी जाति धर्मों से ऊपर उठकर सिर्फ एक ही धर्म हो हिंदू, उसमें इकट्ठा हो जाइए। अपनी जाति का जो वो है डिफरेंशिएशन है उसको छोड़ दीजिए और ऊपर उठ जाइए। और भारत सरकार ज़रूर दबाव बनाए वहाँ पर और हमारे हिंदुओं को बचाए। बहुत गलत हो रहा है, बिल्कुल ये इंसानियत का कत्ल है। और बांग्लादेश सरकार से भी यही अपील है, शर्म करो और देखो आप इंसानियत को ख़त्म कर रहे हो, हिंदू को बाद में आप इंसानों को मार रहे हो, शर्म आनी चाहिए इनको। तो यूनाइटेड नेशंस को लेकर भी आप लोग नाराज हैं कि वो दखल क्यों नहीं दे रहा, आप चाहते हैं कि वो भी दखल दे? बिल्कुल, इस बात से पूरी नाराजगी है कि जब यूनाइटेड नेशन इसके अंदर दखल दे सकता है और ये सब बंद करवा सकता है तो उसने अब तक देर क्यों की? हिंदुओं का इतना कत्लेआम क्यों सहन किया? हम सारी कंट्रीज के लिए बोलते हैं कि सभी को अपनी अपनी तरफ से इसके अंदर दखल अंदाजी दे के, ये हिंदू कत्लेआम है जो माताओं बहनों का बहुत ज़्यादा उनके साथ शोषण हो रहा है, उनकी लाशों को भी बख्शा नहीं जा रहा है, तो ये सब बंद होना चाहिए। हिंदू एकता जिंदाबाद, देश विदेश एकता जिंदाबाद। देश विदेश बाद में है, सबसे पहले ह्यूमैनिटी है। जब तक ह्यूमैनिटी नहीं जिंदा रहेगी तो देश विदेशों का क्या है? भारत सरकार से भी आप चाहते हैं और एक्शन लिया जाए? बिल्कुल ये चाहे कि भारत सरकार ले रही है एक्शन और भी लेंगी, ताकि हमारा जो है समाज मतलब भारत सरकार की तरफ से ही दबाव इतना पड़ जाए कि जो बांग्लादेशी हैं वो एक शांत मतलब उस पर आ जाए जी। तो ये पंचकुला में एक बड़ा प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया और डीसी को एक ज्ञापन दिया गया है भारत सरकार के पास भेजने के लिए और मांग की गई है कि बांग्लादेश में जो सब कुछ हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है उस पर जल्द से जल्द रोकथाम हो, इसके लिए भारत सरकार कड़े कदम उठाए। बिल्कुल, हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं का भविष्य खतरे में है, ये एक सुर में आवाज उठ रही है। पंचकुला से मोहित बातचीत कर रहे थे, सुमन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। सुमन, हम देख सकते हैं आपके पीछे भी जनता है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है बांग्लादेश की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत के साथ संबंध खराब हो, लेकिन वहां पर हिंदुओं के साथ जो अत्याचार है वो जारी है। लोग क्या कह रहे हैं? देखिए निधि, देश के अलग अलग शहरों में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हिंसा को लेकर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन आपने देखा, लेकिन मैं जिस जगह पे हूँ यहाँ पे मुस्लिम संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हिंसा के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पे एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया था और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इसमें इस प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शरीक हुई हैं जो नाराजगी जता रही हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंसा हो रही है। जल्दी से कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सफीना है। डॉक्टर सफीना। सफीना, क्या आप इस प्रदर्शन के जरिए आप लोग बांग्लादेश को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो उन पर जुल्म हो रहे हैं, वहाँ हिंदुओं पर जो जुल्म हो रहे हैं, हम अपने इन हिंदू भाई बहनों के साथ खड़े हैं वहाँ पर। और वो जो सरकार जो अपने आप को या मुसलमान, मतलब वो कुछ भी नहीं है, वो इंसान भी नहीं है। और जो यूनुस सरकार है वो बिल्कुल निकम्मी है, मतलब वो बिल्कुल नाकाम सरकार है। और मैं निंदा करती हूँ सरकार की, और मैं अपने हिंदू बहन भाइयों का सपोर्ट में यहाँ पर आई हूँ। हिंदू भाई बहनों के सपोर्ट में क्या आपको लगता है कि भारत सरकार के तरफ से जिस तरह का दबाव बांग्लादेश सरकार पर इस मामले में बनाया जाना चाहिए, वो दबाव आपको दिख रहा है? जी, वो पूरी कोशिश की जा रही है भारत सरकार की तरफ से। और बाकी मैं अल्पसंख्यक पर हो रहे अत्याचारों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की कड़ी निंदा करती हूँ। हम यहाँ इंसानियत के लिए आए हैं, जो किसी मजहब से नहीं डिफाइन होती है। हम बांग्लादेश सरकार से यही कहते हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार बंद किए जाने चाहिए, नारियों पर अत्याचार बंद किए जाने चाहिए। कुछ और लोग हैं निधि, जल्दी से क्या मांग है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से? आप लोगों की क्या मांग है सरकार से कि क्या कदम उठाए जाने चाहिए बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है? बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, वो अत्याचार तुरंत रुकना चाहिए। जो जान माल का नुकसान हुआ उस जान माल की जल्दी भरपाई होनी चाहिए। और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोग आज जो है वो सुमन, तो जनता का गुस्सा, जो देश की आवाम है उसका गुस्सा फूटा है और हम साफ तौर पर देख सकते हैं लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। सिर्फ दिल्ली नहीं, कई शहरों में। पंचकुला से तस्वीरें मोहित दिखा रहे थे, आपका भी धन्यवाद। विवेक, आपका भी धन्यवाद लोगों से बातचीत करवाने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं। मुंबई बस हादसे में 3 और लोगों की मौत हो गई है, इस वक्त अपडेट मिल रहा है। बस हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है। कुर्ला बस हादसे में
49 लोग घायल हुए। दरअसल बेस्ट बस ने 30 से 40 गाड़ियों को टक्कर मार दी थी और उसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें अब मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। कुल 49 लोग घायल बताए जा रहे हैं और 3 और लोगों की मौत हो गई। कुल मिलाकर 7 लोगों की मौत हो गई। और हादसे का जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आया है जिसमें तेज रफ्तार बस लोगों को कुचलती हुई आगे चली जा रही है। पहले एक स्कूटी वाले को उड़ा दिया, फिर ऑटो को टक्कर मार दी। इस बस ने बेस्ट की बस रही, उसके बाद आसपास खड़े लोगों को भी कुचल दिया। एक्सीडेंट की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं और ये बताती हैं कि 200 मीटर के दायरे में जो भी सामने आया इस बस ने उड़ा दिया। स्कूटी, ऑटो, कार और सबके सब हादसे में चकनाचूर हो गए। कई गाड़ियों को रौंदने के बाद बस एक बिल्डिंग के आरसीसी कॉलम से टकराकर रुक गई और बस की टक्कर इतनी जोरदार थी कि बिल्डिंग की बाउंड्री वॉल भी गिर गई। हिला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं और बस हादसे में बड़ा खुलासा भी हुआ है। ड्राइवर को बस चलाने का अनुभव नहीं था, ये सूत्र बता रहे हैं। पहली बार बस चला रहा था ये ड्राइवर। पहले छोटी गाड़ी चलाता था बस ड्राइवर। 1 दिसंबर से कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था ये ड्राइवर। अब ये खुलासा हुआ है कि बस ड्राइवर से पूछताछ में हुआ है कि पहली बार बस चला रहा था और जब पहली बार बस चलाई तो इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना बड़ा एक्सीडेंट जिसमें 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जो सीसीटीवी सामने आया है वो बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाला है। कई गाड़ियों को रौंदते हुए ये बस आगे बढ़ गई। पहले ऐसा लगा कि ब्रेक फेल हो गया लेकिन आगे बढ़ती चली गई बस। और एक्सीडेंट के बाद की जो फुटेज सामने आई है, जो विजुअल सामने आए हैं, तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि घायल सड़क पर पड़े हुए हैं। भीड़ के कारण रेस्क्यू टीम को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें काफी भयानक हैं, आपको विचलित भी कर सकती हैं। जब हादसा हो रहा था यानी बस चल रही थी, बेकाबू होकर चल रही थी, तब की तस्वीरें कैसे रौंदते हुए आगे बढ़ गई और उसके बाद जब पूरी तरह से ये हादसा हो गया, गाड़ियां तहस नहस हो गई, उसके बाद की तस्वीरें जो कि बहुत भयानक मंजर रहा इस तरह के हादसे का, इस तरह के एक्सीडेंट का। और एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में आपको देख पाएंगे आपकी चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। पूरे इलाके में चीख पुकार का मंजर था। हादसे की जो तस्वीरें हैं वो विभत्स हैं। हादसा कुर्ला पश्चिम रेलवे स्टेशन रोड पर अंबेडकर नगर में हुआ है। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हुए। घायलों को सायन और कुर्ला भाभा में भर्ती कराया गया है। और हादसे के बाद मौके पर पहुंचे मुंबई पुलिस के डीसीपी गणेश गावड़े ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। कुर्ला में बेस्ट बस को अनकंट्रोल्ड हो गई और ड्राइवर ने कुछ व्हीकल्स को कुचल दिया। उसमें 25 लोग जख्मी हैं, 4 लोगों की डेथ हुई है। सभी इंजर्ड उनके ऊपर ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स में शुरू है। जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ वो जगह से वो बस को बीएसटीवी प्रशासन ने उसको मूव किया है। उसका आरटीओ इंस्पेक्शन होगा। उसके इस घटना में गुना दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू है। बीएसटी बस का ड्राइवर वो पुलिस ने हिरासत में लिया है, उसके पास इंक्वायरी शुरू है। तो जो तस्वीरें सामने ऐसा लग रहा है कि बेस्ट बस ने अपना नियंत्रण खो दिया और पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया, बेकाबू हो गई ये बस का कहर। देखिए आपको बताते हैं बिग वॉल के जरिए को डिटेल जो जगह हुई, कहां ये हुआ एक्सीडेंट। कुर्ला पश्चिम इलाके में, कुर्ला वेस्ट में। वक्त क्या था, 9:45 पर हुआ क्या, रोड एक्सीडेंट। इतना बड़ा रोड एक्सीडेंट हो गया। रूट 332 कुर्ला से अंधेरी का ये था। एसजी बरवे मार्ग था और मौत इसमें 7 लोगों की हो चुकी है। घायल 36 लोग हुए हैं, अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस एक्शन देखने को मिला है। बस ड्राइवर को जो नौसिखिया था, बस ड्राइवर पहली बार बस चला रहा था, उसे गिरफ्तार कर लिया है। जांच आगे बढ़ रही है। सीसीटीवी फुटेज जितने भी हैं उसके आधार पर चश्मदीदों के बयान लिए जा रहे हैं। ब्रेक फेल होने का शक भी है, इस एंगल से भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है। फिलहाल ये जो बस ड्राइवर है वो गिरफ्तार हो चुका है। और इस बीच आपको बता दें, फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को दिल्ली की एक कोर्ट का समन मिला। एक और बड़ी खबर, फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को धोखाधड़ी के आरोप में ये नोटिस आया है, ये समन आया है। गरम धरम ढाबे से जुड़े मामले में धर्मेंद्र को समन भेजा गया है। दिल्ली की अदालत ने 2 और लोगों को इस मामले में समन भेजा है। दिल्ली के एक कारोबारी की शिकायत पर कोर्ट ने समन भेजा है। कारोबारी का धर्मेंद्र और 2 अन्य पर धोखाधड़ी का आरोप भी सामने आया है।
तो धर्मेंद्र पर कारोबारी के कई आरोप हैं, गंभीर आरोप हैं। अप्रैल 2018 में सहयोगियों ने संपर्क किया। गरम धर्म ढाबा की फ्रेंचाइजी का ये मामला बताया जा रहा है। फ्रेंचाइजी की पेशकश, दिल्ली हरियाणा के आउटलेट से लाखों के कारोबार का झांसा देने का आरोप है। 41 लाख निवेश पर 7% लाभ, फ्रेंचाइजी सपोर्ट का भी झांसा दिया गया। ये भी आरोप धर्मेंद्र पर, फिल्म अभिनेता पर लग रहे हैं।